नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेस साइकिल के बारे में। स्ट्रेस साइकिल क्या होती है? स्ट्रेस साइकिल के आधार पे हमने एनिमल का वर्गीकरण किया था। जैसे मोनो स्ट्रेस था, पॉली स्ट्रेस था। ठीक है। पॉली स्ट्रेस में भी हमने देखा था कि सीजनल पॉली स्ट्रेस है और सीजनल पॉली स्ट्रेस के अलावा सीजनल पॉली स्ट्रेस के भी दो भाग थे, जिसमें हमने देखा कि एक था लॉन्ग डे ब्रीडर और एक था शॉर्ट डे ब्रीडर, जिसके जाने पहचाने उदाहरण आपको पता ही है। लॉन्ग डे ब्रीडर का घोड़ी है और शॉर्ट डे ब्रीडर का भेड़ है। ठीक है। तो कुछ थोड़ा पोर्शन बाकी रह गया था, जिसमें था कि विभिन्न एनिमल में स्ट्रेस साइकिल कितने दिनों की होती है और स्ट्रेस लेंथ कितने दिनों की होती है। देखो, हमने कल 4 फेज पढ़ी थी। 4 फेज में क्या देखा था हमने? प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस और सॉरी मेटा स्ट्रेस और फिर डाई स्ट्रेस, ये हमने देखा था। तो उसमें स्ट्रेस साइकिल जो है, स्ट्रेस लेंथ है, वो कितने दिनों की होती है और जो टोटल स्ट्रेस साइकिल है वो साइकिल कितने दिनों की होती है अलग अलग जानवरों में, वो देखेंगे। तो गाय में 21 दिनों की होती है लगभग, ऑलमोस्ट जानवरों में लगभग 21 दिनों की होती है। खाली भेड़ में कितनी होती है? 17 दिन की। और बकरी में कितनी? 17 से 19 दिन की। घोड़ी में देखो, घोड़ी में अपना 21 दिन हो जाएगा, सूअरी में क्या हो जाएगा? 21 दिन हो जाएगा और गाय में 21 दिन हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, सबसे लंबा स्ट्रेस साइकिल किसका है रे? वो है कुतिया का, बिच में। बिच का सबसे लंबा स्ट्रेस साइकिल होता है। कल हमने देखा था कि इसमें कौन सी प्रावस्था जो मेट स्ट्रेस है वो एब्सेंट होती है और उसकी जगह कौन सी होती है? एक दूसरी प्रावस्था जिसको बोलते हैं एन स्ट्रेस, जिसमें वो साइकिल में नहीं आती। और एन स्ट्रेस लगभग कितने दिनों की होती है? वो 6 से 7 महीने की होती है। फिर ऊँटनी में 2 दिन ज्यादा है, 23 दिनों का है। इसी प्रकार हम देखें स्ट्रेस लेंथ 12 से 24 घंटे का गाय में। हमने देखा था कि स्ट्रेस जो स्ट्रेस प्रावस्था है, स्ट्रेस स्टेज है, उसके पश्चात ही हम क्या करवाते हैं? उसमें एआई करवाते हैं। इसी प्रकार सुअरी में जो है 2 से 2.5 दिन का होता है। घोड़ी में 6 दिन की स्ट्रेस लेंथ होती है। कुतिया में कितनी होती है? 9 दिन की स्ट्रेस लेंथ। ऊँटनी में कितनी? 3 से 5 दिन की स्ट्रेस लेंथ। भेड़ में 36 घंटे की और बकरी में कितनी होती है? ऑलमोस्ट 48 घंटे की स्ट्रेस लेंथ होती है। तो ये हमने देखा कल के इसके बारे में, स्ट्रेस साइकिल कितने दिनों की होती है विभिन्न जानवरों में और स्ट्रेस लेंथ कितने दिनों की होती है, ये हमने देखा। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में देखने से पहले 2 शब्दावली है वो और रह गई, एक बार उसको देख लेते हैं। एक होता है जो ओवुलेशन होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन और एक होता है इंड्यूस्ड ओवुलेशन। ये क्या है? अंडोत्सर्ग के आधार पे जानवरों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। इंड्यूज ओवुलेशन और स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन। इंड्यूज ओवुलेशन क्या होता है? इंड्यूज का मतलब होता है प्रेरित करना। इंड्यूज का मतलब होता है प्रेरित करना। और वो प्रेरित किससे होते हैं? जब आपस में मेल और फीमेल का जब आपस में समागम होता है, तो उस समागम के दौरान या समागम के पश्चात क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। तो उन जानवरों को बोलते हैं इंड्यूस्ड ओवुलेशन या इंड्यूस्ड ओवुलेटरी एनिमल। ऐसे जानवरों में कौन कौन से जानवरों में पाया जाता है? ये पाया जाता है कैमल में पाया जाता है, कैट में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत याद रखने योग्य है, या तो कैट में पाया जाता है और कैमल में। ये 2 एग्जाम्पल है। मेनली किसके बारे में पूछा जाता है? कैट और कैमल दोनों के बारे में ही पूछा जाता है कि इंड्यूस्ड ओवुलेशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन का मतलब है जिसमें समागम की या संभोग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। संभोग क्या होता है सब जो लोग जानते हैं। तो मेटिंग की जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन के लिए जिसमें मेटिंग की या संभोग की या फिर समागम की जरूरत नहीं पड़ती है, ओवुलेशन अपने आप होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन। उसका है फेमस उदाहरण आपको पता ही है, रूमिनेंट्स हैं। कौन से हैं? रूमिनेंट्स में अपने जो रुमंथी जानवर है उन सब में क्या पाया जाता है? स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन पाया जाता है। ठीक है। तो ये थी किसके बारे में? स्ट्रेस साइकिल के बारे में। आज हम एक बहुत ही जिससे क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा एग्जाम में, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। मतलब
कृत्रिम तरीके से नेचुरल, एक तो होता है नेचुरल गर्भाधान। नेचुरल क्या, जो एनिमल को अपन क्या करते हैं, मेल के पास, फीमेल को मेल के पास लेके जाते हैं और आपस में उनकी मीटिंग करवाते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है कि अपना एलआई भाई जाएगा, लाइव इंस्पेक्टर जाएगा, पुलिस जाएगी और वो बोलेगी क्या, वो बोलेगा कि फीमेल को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, इसमें इंसेमिनेशन या इसको ज्ञापन कर देगा वो, ठीक है। तो वो जाएगा, जाके क्या करेगा, एक सीमन लगाएगा। सीमन में क्या होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो जानवरों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम तरीके से, ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी जानवरों, देखो जानवरों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम तरीके से नर का वीर्य मादा जननांग में स्थानांतरित करना है। स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है रे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जानवरों में नस्ल सुधार के लिए, नस्ल सुधार के लिए क्या, अच्छी प्रजनन क्षमता वाला, अच्छी प्रजनन क्षमता वाला, अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का वीर्य कृत्रिम तरीके से मादा जननांग में डालना ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बार दोबारा देखो कि कृत्रिम तरीके से एक नस्ल सुधार के लिए, सबसे पहला काम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या हो गया, नस्ल सुधार के लिए। दूसरा है कि अच्छा नर, ठीक है ना, अच्छी नर जो कि अच्छी प्रजनन क्षमता रखता हो, उस नर का वीर्य हम किसमें डालेंगे, मादा जनन अंग में। अब देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो नर का जो लिंग है उसके चारों तरफ इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो उससे क्या होगा, जब वो मेटिंग करेगा तो मादा है उसकी वेजाइना को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टिव कर देगा, उसके जननांग को भी इन्फेक्टिव कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम ऐसे इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अच्छा नर है उसमें भले ही इन्फेक्शन हो, लेकिन हम उसका क्या करेंगे, अलग से सीमन निकाल के उस सीमन को स्ट्रा में भर के और फिर एआई करेंगे, तो उससे एआई करने से इन्फेक्शन भी नहीं होगा। दूसरी बात, एक दूसरा लाभ क्या है एआई करने का, कुछ एनिमल या कुछ नर ऐसे होते हैं जिनकी प्रजनन क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा दूध दे सकता है, अगर इसका सीमन लगे तो इसकी जो आने वाली प्रोजेनी है, इसकी आने वाली जो संतति है वो बहुत अच्छा दूध दे सकती है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, मेटिंग नहीं कर सकता। मान लो जैसे एक टांग टूटी हुई है, वो मेटिंग कर नहीं सकता, या कुछ कारणवश माउंटिंग नहीं कर सकता, ऊपर नहीं चढ़ सकता फीमेल के। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस कंडीशन में भी हम एआई कर सकते हैं। उस नर के सीमन लेके सीमन को क्या करेंगे, हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे। लेबोरेटरी में ले जाके उसको क्या करते हैं, पहले तो जो सांद्रित सीमन है उसको थोड़ा पतला करते हैं। पतला किससे द्वारा करते हैं, पतला उसमें डाइल्यूट डालते हैं, डाइल्यूट मटेरियल डालते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह डालते हैं। तो ग्लिसरॉल वगैरह डाल के सीमन स्ट्रा में भर लेते हैं। तो क्या करते हैं, फिर उनको क्या है, सीमन के रूप में तैयार करके एक जार होता है, उसको बोलते हैं LN2 जार, जिसमें होता है लिक्विड नाइट्रोजन। दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री माइनस में। फिर से बोल रहा हूं, उस LN2 जार का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट नहीं होता है ये। पिछली जब आपकी 2019 में जो पिछली वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया कि जो LN2 जार है उसका टेम्परेचर कितना होता है। एक जगह -190 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था, और आपको कंफ्यूज करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, LN2 -190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इस टेम्परेचर पे शुक्राणु निष्क्रिय होते हैं, मरते नहीं है। ध्यान रखना, निष्क्रिय होना और मरना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इनएक्टिव होते हैं कितने, -190
6 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जानवरों में अपन LN2 की परिभाषा देख ली। अब सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम AI किसने की थी? ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम AI किसने की थी? और एक है भारत में सर्वप्रथम AI किसने की थी? देखो, भारत में तो किसने की थी? संपत कुमारन ने भारत में की थी, और जो विश्व में है उसमें की थी लाजारो स्प्लांजानी। ठीक है, लाजारो स्प्लांजानी इसने किसमें की थी? कुतिया में की थी, बिच में की थी, और कहाँ की थी? इटली में। ठीक है, और इसने अपना क्या था, डॉक्टर संपत कुमारन थे, डॉक्टर संपत कुमार ने किसमें की थी? गाय में। डॉक्टर संपत कुमार ने गाय में की थी, और एक फार्म था जिसका नाम था पैलेस डेयरी फार्म। पैलेस डेयरी फार्म पे की थी, और पैलेस डेयरी फार्म कहाँ था? कर्नाटक में। पैलेस डेयरी फार्म ये कब किया था रे? 1939 के अंदर। ठीक है, और ये ऊपर वाला था 1780 के अंदर, जब विश्व में सर्वप्रथम AI हुई थी 1780 के अंदर, और अपने भारत में हुई थी 1939 के अंदर, ये था। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग कृत्रिम गर्भाधान की विधियां होती हैं अलग अलग जानवरों में। हम कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं? अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके से करते हैं, सभी जानवरों में सेम तरीका नहीं अपनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं गाय में, किसमें रे? गाय या फिर भैंस में। गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि, AI की विधि क्या है? AI की विधि है, उसमें है रेक्टोवेजाइनल। कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल मेथड से हम करते हैं। इसमें कैसे करते हैं? एक हाथ क्या होता है? रेक्टम में डाल के, दूसरा हाथ अपना क्या होता है? जो AI गन होती है वो स्ट्रा से लोड की हुई, सीमन से लोड की हुई होती है, तो उसको एक हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ अंदर डाल के, किसमें डालते हैं? हाथ अंदर रेक्टम में हाथ डाल के क्या करते हैं? एनिमल की सर्विक्स पकड़ते हैं। सर्विक्स पकड़ के यहाँ से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम AI गन को रख के उसको किसमें डालेंगे? वजाइना में डालेंगे। वजाइना में डाल के फिर सर्विक्स से होते हुए जो सीमन है वो कहाँ छोड़ेंगे? यूट्रस में। ठीक है, सर्विक्स में ना, सर्विक्स में छोड़ते हैं ना वजाइना में छोड़ते हैं, किसमें छोड़ेंगे? यूट्रस में छोड़ेंगे। दूसरा मान लो घोड़ी है, घोड़ी में कैसे करते हैं? परवेजाइनल मेथड। ठीक है, घोड़ी में क्या करते हैं? डायरेक्ट हाथ वजाइना में ही डाल के वजाइनल मेथड से ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तीसरा है भेड़ या बकरी में। भेड़ या बकरी में क्या होता है? स्पेकुलम मेथड। ठीक है, वेजाइनो स्पेकुलम मेथड, उसमें होता है वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। वेजाइनल इसमें क्या होता है? एक स्पेकुलम होती है। स्पेकुलम एक औजार होता है जिसमें क्या करते हैं हम? वेजाइना में स्पेकुलम डाल के उसको खोल देते हैं। खोलते ही क्या होता है? वो एक मार्ग का निर्माण कर देता है सर्विक्स तक, जिसपे हम क्या करते हैं? गन पास करवा के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। दूसरा होता है सुअरी में। सुअरी में होता है कोर्क स्क्रू पाइपेट से। कोर्क स्क्रू मतलब स्क्रू नहीं आता अपना जैसा मुड़ा हुआ ऐसे रिंग की तरह, तो कोर्क स्क्रू वैसे ही पाइपेट होती है। क्यों? क्योंकि जो नर है वो नर का लिंग कैसा है? नर का लिंग स्क्रू जैसा है। ठीक है, और जो मादा की जो वजाइना है, जो उसकी सर्विक्स है, वो खुद क्या है? स्क्रू जैसी है। अब देखो, भगवान है ना जो सबको क्या है देता है? एक सिस्टमेटिक तरीके से देता है। कैसे? स्क्रू की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे इसमें तो स्क्रू की जरूरत ना पड़ी, ना तो गाय में पड़ी, ना घोड़ी में पड़ी, ना बकरी में पड़ी, खाली सूरी में ही क्यों पड़ी? क्योंकि जो
जब हम नेचुरल मेटिंग करवाते हैं तो नेचुरल मेटिंग से एक बार में जो नर से वीर्य का स्खलन होता है वो वीर्य लगभग 250 ml होता है, 200 से 250 ml वीर्य का स्खलन होता है। और इस कंडीशन में वीर्य का इतना स्खलन होने से वो वीर्य वापस बाहर नहीं आ जाए, मादा जननांग से वापस बाहर नहीं आ जाए, इसीलिए जैसे हम दीवार में स्क्रू कसते हैं उसी प्रकार जो नर का लिंग है वो स्क्रू की जैसे पैक हो जाता है उसमें, और क्या करता है पूरा का पूरा 200 से 250 ml वीर्य वजाइना के अंदर या सॉरी यूट्रस के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो ये था, इसीलिए इसमें क्या होता है कोर्क स्क्रू पाइपेट जैसा आता है जो उसको क्या है हम यूट्रस तक ले जाके और उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। और गाय भैंस बकरी इनमें क्या होता है नॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधियां। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करते हैं, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमारे को वो देखते हैं। एक बार वन बाय वन हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल वेजाइना की। ठीक है, आर्टिफिशियल योनि की, जिसमें हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल एक योनि बनाते हैं, उसमें तापमान उसका रखते हैं जितना उसका मादा जनन तंत्र का तापमान होता है उतना ही हमारे जो आर्टिफिशियल योनि है उसका तापमान रखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फोटोज के साथ फोटोज के बारे में और बता दूंगा कि आर्टिफिशियल वेजाइना होती कैसी है। तो आर्टिफिशियल वेजाइना में क्या करते हैं हम 45 डिग्री या 41 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या होता है तापमान होता है आर्टिफिशियल वजाइना का। हम क्या करते हैं एक डमी रखते हैं, फीमेल डमी रखते हैं, तो फीमेल डमी के ऊपर उसको माउंट करवाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, किसको नर को चढ़ाते हैं और उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसका जो सीमन है वो किस में ले लेते हैं आर्टिफिशियल वजाइना में। अब ये जो सीमन हमने लिया है ये सीमन, ठीक है, हमने सीमन पहले क्या किया सीमन का कलेक्शन किया। सीमन का कलेक्शन किसमें किया रे आर्टिफिशियल वजाइना में। ठीक है, आर्टिफिशियल वजाइना में करने के बाद में हम इसको कहां ले गए लेबोरेटरी में, इस सीमन को ले गए लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में ले जाने के पश्चात इसमें क्या करेंगे हम डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट क्या तनुकरण या उसको पतला करेंगे क्योंकि वो सांद्रित होता है तो हमें क्या करना है उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के बाद में हम इसको किस में भर देंगे स्ट्रा में, और स्ट्रा में भरने के बाद इसको क्या कर देंगे प्रिजर्व कर देंगे। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित कर देंगे। ठीक है, ये था। अब आपको पूछे देखो इसका टेम्परेचर एक बार हम लिख लेते हैं। जैसे यही देख लो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये हो गया। प्रिजर्वेशन का तापमान 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्ट्रा का वॉल्यूम कितना होता है हमारे जो भारत में प्रचलन में जो स्ट्रा है वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रा। ठीक है, फ्रेंच मिनी स्ट्रा का जो वॉल्यूम होता है वो 0.25 ml होता है। ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए किससे डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं हम एक तरल पदार्थ का यूज लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्लिसरोल का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्व के लिए हम क्या करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था लिक्विड नाइट्रोजन वाला। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है लेकिन इसको एक बार आप या तो ऐसे का ऐसे नोट कर लीजिए आपको समझ में आ जाता है, या फिर नहीं आता है तो मैं आपको एक बार और लिखवा देता हूं कि जो हिमस्थित फ्रोजन सीमन है, फ्रोजन सीमन का जो संग्रहण होता है, फ्रोजन सीमन का जो सबसे पहले लिखो आप फ्रोजन सीमन, जिसको क्या बोलते हैं हिमस्थित वीर्य माइनस 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित करते हैं। ठीक है, वीर्य को, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है वीर्य को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट
क्रायो प्रोटेक्टेंट या क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, उस क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट का क्या नाम है रे? उस एजेंट का नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट का उपयोग करते हैं। इस बार ये ध्यान रखना, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट का उपयोग करते हैं किसको? वीर्य को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। ठीक है, एक हमारा था इसमें जो मेन इंपोर्टेंट था, वो क्या था रे? मेन इंपोर्टेंट था कि इंजीनियर किसका उपयोग करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा बात था कि जो एक होती है फ्रेंच मिनी स्ट्रा, क्या होती है? फ्रेंच स्ट्रा। ठीक है, उसमें 2 टाइप है, वो हम आगे देखेंगे। फ्रेंच स्ट्रा जो किसकी बनी होती है? फ्रेंच स्ट्रा होती है पॉलीविनाइल। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं पीवीसी। और एक होती है जर्मन स्ट्रा, जर्मन स्ट्रा जो होती है पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोपाइलीन। ठीक है, वो बनी होती है पॉलीप्रोपाइलीन की। अब हम देखते हैं कि फ्रेंच मिनी स्ट्रा के बारे में, स्ट्रा के बारे में देखते हैं कि स्ट्रा होती कैसी है, कैसे क्या किसमें निर्माण होता है। आप चाहो तो एक बार इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं किसके बारे में, स्ट्रा तक आ गए, स्ट्रा में भर लिए। स्ट्रा होती कैसी है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो स्ट्रा क्या होती है, ये जैसे मान लो हमारी स्ट्रा है। ठीक है, इसमें जो पीछे का वाला भाग है, वो पीछे वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं फैक्टोरियल एंड। मतलब ये कहाँ बना होता है? फैक्ट्री में बना होता है। और ये जो आगे वाला भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं लेबोरेटरी एंड। मतलब जो फैक्ट्री में बना होता है ये एंड, उसको लेबोरेटरी एंड, और जो फैक्ट्री में बना होता है फैक्टोरियल एंड, और लेबोरेटरी एंड किसे बोलते हैं? तो ऐसे क्या करेंगे हम, ठीक है, फैक्टोरियल एंड होता है जो फैक्ट्री में बना होता है, और लेबोरेटरी एंड होता है इसमें सीमन भरने के बाद में हम इसको पैक कर देते हैं, तो वो कौन सा एंड हो जाएगा? लेबोरेटरी एंड। अब फैक्टोरियल एंड में क्या होता है? फैक्टोरियल एंड में पॉलीविनाइल एल्कोहल भरा होता है। इसमें ये जो वाला है, इसमें क्या भरा होता है? पॉलीविनाइल एल्कोहल। ठीक है, पॉलीविनाइल एल्कोहल इसमें भरा होता है, इसमें हवा भरी होती है, ताकि वो क्या है, एल्कोहल क्या होता है? एंटीसेप्टिक भी होता है, ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सके। तो ये कौन सी है? फ्रेंच स्ट्रा। ठीक है, ये हमने देखा फ्रेंच स्ट्रा। फ्रेंच स्ट्रा के देखो, स्ट्रा के टाइप देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्ट्रा। ठीक है, एक बार ये मिटा देता हूँ, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? स्ट्रा। कौन सी स्ट्रा है? ठीक है, स्ट्रा। ठीक है, उस स्ट्रा में कितना वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम किसका? स्पर्म का या वीर्य का। ठीक है, सीमन का, कितना सीमन उसमें आता है, उसकी लेंथ क्या है, और उसका डायमीटर क्या है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, उसका डायमीटर क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं। किसका? एक तो होता है फ्रेंच मिनी स्ट्रा, और एक होता है फ्रेंच मीडियम स्ट्रा। ठीक है, तो एक है हमारी फ्रेंच मीडियम, एक है फ्रेंच मिनी स्ट्रा, और एक है जर्मन स्ट्रा। इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है मीडियम का होता है 0.5 ml, इसका होता है 0.25 ml। देखो इसमें कम है, और सबसे ज्यादा जो कम है उसी का सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। ठीक है, इसका भी कितना होता है? 0.25 ml। इसकी लेंथ कितनी होती है? 133 mm की इसकी लेंथ होती है। इसकी भी लेंथ 133 mm की होती है। ठीक है, और इसकी लेंथ होती है सिर्फ 65 mm की। यह है किसके बारे में?
लेंथ के बारे में। और अगर डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर कितना होता है 2.8 mm, 2.0 mm और 2.8 mm। ये हम किसके बारे में देख रहे हैं? स्ट्रा के बारे में देख रहे हैं, स्ट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रा हमारी बनके तैयार है और स्ट्रा बनके हमारी किस में आ गई? LN2 जार में आ गई। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बार फिर मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा, हमने क्या किया, हमने कलेक्ट किया, किसको? सीमन को कलेक्ट किया। फिर हम लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में गए तो लेबोरेटरी में किसके बारे में जाना? लेबोरेटरी में जाना स्ट्रा के बारे में जाना। अब स्ट्रा को हमने फील कर दिया, स्ट्रा को फील कर दिया। देखो एक बात और ध्यान रखना, जो स्ट्रा होती है, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रा। स्ट्रा पे लिखा क्या क्या होता है? स्ट्रा पे देखो एक तो लिखा होता है ब्रीड नेम, ब्रीड का नाम, कौन सी ब्रीड का वो उसमें सीमन डाला गया है। दूसरा उस पे लिखा होता है डेट, डेट किसकी? जब वो भरा गया है उसकी डेट। दूसरा उसमें क्या होता है? बेच, बेच कौन से बेच का है। और चौथा क्या है? बुल नंबर, बुल नंबर। और पांचवा होता है ब्रांड का नाम, मतलब कहाँ वो पैक गई है, कौन सी लेबोरेटरी में उसका पैकिंग हुई है, उसका नाम क्या होता है। ये उस पे स्ट्रा पे इंगित होता है। कभी भी ध्यान देख लेना आप, भरी हुई डेट, ब्रीड का नाम, कौन सी ब्रीड का है, ठीक है, फिर बेच और बुल नंबर और ब्रांड, ये सारा क्या होता है उस पे लिखा होता है। अब हम क्या कहें, अब हम फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम क्या करेंगे? एआई करेंगे। एआई करने से पहले हम क्या करते हैं? LN2 जार से स्ट्रा को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। स्ट्रा को बाहर निकाल के उसको गुनगुने पानी में डुबोया जाता है, गुनगुने पानी में रखा जाता है। उस प्रक्रिया को LN2 जार से स्ट्रा को बाहर निकालकर गुनगुने पानी में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को हम थाविंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरे थाविंग बोलते हैं। तो कोई पूछे आपको थाविंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो थाविंग की प्रक्रिया क्या बताओगे? कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्रायोकेन से सीमन स्ट्रा को निकालने के पश्चात, ठीक है, जैसे क्रायोकेन से, क्रायोकेन से सीमन स्ट्रा को निकालने के, क्या निकालने के पश्चात फ्रोजन सीमन को, मतलब फ्रोजन सीमन जो हिमशितित वीर्य है, फ्रोजन सीमन को गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में, जिसका तापमान कितना होता है पानी का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी में 30 सेकंड तक डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को थाविंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे थाविंग कहते हैं। ठीक है, गुनगुने पानी में, ये देखो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर आपकी पिछली एग्जाम में पूछा गया था। ये टेम्परेचर पिछली एग्जाम में आया ही आया था। पिछली एग्जाम में पूछा गया था कि जो कितने डिग्री के पानी पर कितने सेकंड तक डुबोया जाता है। तो हमारे को पता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबाया जाता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक पानी में डुबाया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? थाविंग बोलते हैं। यह आपकी पिछली जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की भर्ती थी, पिछली जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती थी, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये था आज के किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। हमने जो मेन जो टॉपिक थे, जो आने वाले टॉपिक थे, वो हमने आज डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। हमने एआई कर दी, एआई करने के बाद में निषेचन हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे हम निषेचन के बारे में, निषेचन कहाँ होता है, कैसे होता है। निषेचन हो जाने के पश्चात इम्प्लांटेशन किसमें होता है? एंडोमेट्रियम में वो धस जाते हैं। और उसके बाद में किसका निर्माण होता है? अपरा का निर्माण होता है। और अपरा के निर्माण के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण फिर से हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार की अपरा होती है और उसके आधार पर अलग अलग जानवरों को वर्गीकृत किया गया है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दीजिए इजाजत दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।